आज का जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, वो वाले तत्व, वो वाले पदार्थ जो ठोस अवस्था में होते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैस अवस्था होती है। ठीक है, पदार्थ जो है सामान्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है ठोस अवस्था। ठीक है ना, ठोस किसे कहा जाता है? ठीक है, ठोस किसको कहते हैं, पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी कोई ठोस बनता है, ठीक है, तो उसका एक पूरा जालक तैयार होता है। क्या होता है? पूरा एक जालक तैयार किया जाता है, और जालक के अंदर ठोसों के जो कण होते हैं, जिससे कोई ठोस निर्मित होता है, वो आयन हो सकता है, वो कोई कण हो सकता है, वो कोई अणु हो सकता है, वो कोई परमाणु हो सकता है। तो ये जो है जालक बिंदुओं पर आते हैं, निश्चित स्थान पे आते हैं। ठीक है, और उन निश्चित स्थान पर केवल ये अपनी जगह पे कंपन करते हैं, घूम नहीं सकते। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठीक है ना, कंपन का मतलब हिल डुल सकते हैं, अपने स्थान को छोड़ करके पूरे ठोस के अंतर्गत टहलते नहीं है। ठीक है ना, और इनके अंदर खास बात क्या होती है, इनके बीच जो अणु होते हैं, उनके बीच बहुत उच्च कोटि का आकर्षण बल कार्य करता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से ये अपने स्थान निश्चित रखते हैं और इनकी आकृति भी क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अभी हमने परिभाषा बताई है ना, कि जो ठोस होते हैं पदार्थों में जालक बिंदुओं पर, जालक बिंदु होते हैं ना, जालक बिंदु पर अवयवी कण, अवयवी कण। अब अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये आयन हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके अणु हो सकते हैं, आपके परमाणु हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार के जो कण होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ में जालक बिंदुओं पर अवयवी कण निश्चित होते हैं और यह अपनी माध्य स्थिति, माध्य मतलब जो मीन पोजीशन होती है, ठीक है, माध्य स्थिति में कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है अतः इनकी निश्चित आकृति होती है। अतः इनकी क्या होती है? निश्चित आकृति होती है। इनका घनत्व उच्च होता है, इनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, इनका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ये ठोस कहलाते हैं, ये है ठोस कहलाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए ठोस किसे कहेंगे, तो आप सीधे इस भाषा में एक्सप्लेन करेंगे कि किसी जालक, जो क्रिस्टल जालक होता है, उसके जो जालक बिंदु होते हैं, उन पर जो कण आते हैं, जो निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं, केवल अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। ठीक है, और उनके मध्य जो कण है, उनके मध्य उच्च कोटि का आकर्षण बल कार्य करता है, जिस वजह से उनकी आकृति निश्चित होती है, उनकी स्थिति निश्चित होती है, आकृति निश्चित होती है, और इनका घनत्व उच्च कोटि का होता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्लियर है?
अब ठोसों का भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, अच्छा बिंदु के रूप में बताओ कि ठोसों के क्या गुण होते हैं, है ना। तो ठोसों के गुण, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ठोसों के गुण बताइए क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी हमने परिभाषा में देखा कितने सारे पॉइंट है ना, कुछ बिंदु आप अपने आप से लिखिएगा कि क्या होता है, उनका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन व आकृति क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अणुओं के मध्य, अणु या परमाणु जो भी है, ठीक है, अणुओं के मध्य उच्च कोटि का आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया, और क्या पॉइंट हो सकते हैं इनके अलावा? और बताइए आप। उच्च घनत्व होता है, क्या होता है? उच्च घनत्व, ठीक है। आगे और बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि बंद जो सॉलिड होते हैं उनके बीच कौन से बंद होते हैं, उनके बीच कैसी प्रकृति होती है। उस आधार पे हम लोगों ने इनका वर्गीकरण किया, ठीक है ना। तो बंधों और उनकी प्रकृति को देखते हुए ठोसों के प्रारूप, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। बंधों के आधार पे जो अणु आपस में जुड़े होते हैं उनका जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका आयनिक, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस में क्या होता है, जैसे एक आपका ये रहा निगेटिव वाला आयन, ठीक है। इस टाइप से ये क्या है? निगेटिव आयन। यहीं पे थोड़ी दूर पे अगला रखा है निगेटिव आयन, ऐसे करके ये जैसे क्लोरीन हो फॉर एग्जाम्पल, NaCl जो लवण होते हैं ना, ये क्या है? क्लोरीन है। ऐसे करके ये सब क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। ये भी क्या है? क्लोरीन है। ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या है? क्लोरीन। ऐसे करके पूरा जालक बिंदु होते हैं सारे। ये जालक बिंदुओं पे ये बढ़ा गए हैं, आयन हो सकते हैं, बताया था ना अभी। तो ये आयन, आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं तो आयन आ गए। इनकी जो खाली जगह ये वाली है, इनमें कौन आ जाएगा? इनमें प्लस आ जाएगा। कौन आ जाएगा इसके बीच में? ये वाली जो खाली जगह यहाँ पे कौन आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। असर पा रहे कि नहीं? और यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो निगेटिव वाला होता है उसका साइज बड़ा होता है। निगेटिव वाले का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि जो पॉजिटिव वाला आयन है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है ना। तो जब हम सॉलिड को आपस में पहले निगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे, उनके बीच में जो गैप रह जाता है उसमें जाके प्लस वाला फिट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इनकी पोजीशन सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है ना। ये जालक बिंदुओं के एक निश्चित स्थान पे आएंगे और प्लस वाले जालक बिंदु के किसी दूसरे निश्चित स्थान पर आया करेंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो बनने वाले सॉलिड होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए इस बात को? इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे NaCl हो सकता है, जो लवण होते हैं। ये NaCl क्या एक टाइप का लवण है ना। धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं, धातु ऑक्साइड जैसे लवण हो गए, है ना। क्या हो सकते हैं? धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके सॉलिड हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आयनिक के अंतर्गत आते हैं। आयनिक में क्या होता है? जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, आयन होता है, उसका साइज बड़ा होता है और पॉजिटिव वाले का साइज छोटा होता है। तो जब नेगेटिव वाले से जोड़ देते हैं तो बीच में जो खाली जगह रहती है वहाँ पे पॉजिटिव वाले जाके विराजमान होते हैं, बैठते हैं जाकर के। और इस तरह से जो संरचना प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे ठोस की बात करें, ठीक है। ये फर्स्ट प्रकार हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं आयनिक के बाद हम लेते हैं आणविक ठोस। अब क्या ले लेते हैं? आणविक ठोस की बात करते हैं।
आणविक। इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं ना, जैसे ऐसे करके, इसका चित्र कुछ ऐसे करके, एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये है ना, जैसे O2, H2, Cl2 है ना, ये तो गैसें हैं। इसी प्रकार से जो उच्च कोटि के सदस्य होते हैं वो जोड़ते हैं तो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, ऐसे ठीक है। इस प्रकार से संरचनाएं बना देते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके आणविक ठोस में आ जाएंगे। ये अणु है ना, जैसे पानी का अणु होता है ना H2O, जब वो जम जाता है ना, तो H2 मान लीजिए एक H2 है, एक H2 है, एक H2 है ना, तो अणुओं के आपस में जुड़ने से, अणुओं के आपस में जुड़ने से जो संरचना आपको प्राप्त होती है ना, इस प्रकार से मिलेगी और ये ठोस होती है, तो इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, आणविक ठोस बोलेंगे, है ना। तो ठोस अणुओं से भी मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे आयन में अणु नहीं होता, जब आयनिक ठोस के पीछे वाला पढ़ा था उसमें NaCl ये एक अनुपात है, ये अणु नहीं है कि NaCl एक अणु होता है, अणु H2O होता है, H2SO4 होता है, HCl होता है, ये सब क्या है, अणु है, ठीक है। इनके आपस में जुड़ जाने से ठोस अवस्था जब गेन करते हैं तो हम कहते हैं ये कौन सा ठोस है, आणविक, ठीक है। तो दूसरा प्रकार क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रकार की तरफ, ठीक है, जिसको कहते हैं सहसंयोजक ठोस। कौन सा, सहसंयोजक, ठीक है। अब बात करते हैं सहसंयोजक। सहसंयोजक में क्या होता है कि एक जैसे आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो तीसरा है आपका सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ये, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि जैसे अभी आपको पता है, मान लो ये कार्बन है, ये क्या चीज़ है, कार्बन का अणु है, ठीक है ना, कार्बन का परमाणु है। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं कि भाई कौन भी नहीं, तो ऐसे करके होंगे। अब अगला कार्बन फिर इसके पड़ोस में आएगा, ये देखो, है ना, तो दो इधर भी होंगे, दो इधर भी होंगे, चार होंगे। फिर अगला आएगा यहाँ पे, है ना, दो इधर होंगे, दो इधर होगी, पूरी लाइन ऐसे कतार पूरी, है ना। इसी टाइप से मान लो नीचे भी लगाना शुरू कर दें, है ना, 1 2 3 4 यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4, अरे बात समझ में। फिर यहाँ लगाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4, फिर ऐसे अगली लाइन बनाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4। तो ये वाला जो कंपाउंड आप देख रहे हैं कि सब आपस में अपनी ऑक्टेट पूरी कर रहे हैं, आपस में ये अपनी ऑक्टेट पूरी कर रहे हैं, इसलिए इनको सहसंयोजक, आपस में सहसंयोजन के माध्यम से। जैसे आप इस वाले में ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरी हो गई, इसने बंद बना दिया और एक सॉलिड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, ठीक है, जो सहसंयोजक बंधों के द्वारा या सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा, है ना, साझा करके ठोसों का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सहसंयोजक के बाद फिर आते हैं धात्विक ठोस। किसकी तरफ आते हैं, धात्विक ठोस के बाद आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं धात्विक ठोस। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट क्या है, धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस जैसे धातुएं होती हैं, धातुएं आपकी फेरस हो गई, एल्युमिनियम हो गई, जिंक हो गई, कॉपर हो गई, ये सब धातुएं हैं। इनके अंदर जो आपस में जुड़ाव होता है वो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन बस नाचा करता है, बात समझ रहे हैं, सबका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन, उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये ऐसे करके पूरे संरचना के अंदर ये क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इनको हम बीच में लगा देते हैं, ये सब कहाँ लगा देंगे, बीच में, कि ये देखो यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ये मतलब आपस में सब इकट्ठा हुए और इनके सारे को इलेक्ट्रॉन सब इसमें आपस में घुमा करते हैं, तभी तो इनके अंदर से धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं फ्री और ये बांधने का काम करते हैं। पूरा तत्व क्या हो जाता है, पूरा जो सॉलिड होता है इसी से निर्मित होता है।
तो जिनमें ये संरचना पाई जाती है कि जो मॉलिक्यूल है या जो अणु है या जो परमाणु है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सबके लिए काम करे, ठीक है ना, और उससे बन करके जो सॉलिड एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक कहते हैं। और इसमें एक ही प्रकृति के सब होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही प्रकृति के पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे ठोसों के वर्गीकरण। ठोस भी कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं से बनने वाले चारों जो बिंदु बताया उन्हीं के आधार पर जब ठोस बनते हैं तो भी उनका वर्गीकरण किया गया। देखा गया कि कुछ ठोस क्रिस्टली है और कुछ ठोस अक्रिस्टली। क्रिस्टली और अक्रिस्टली के बारे में समझिए, ठीक है ना। जैसे आपने नमक देखा, नमक बिल्कुल सॉलिड होता है, क्या दबाने से दब सकता है? नहीं दबेगा, ये एक क्रिस्टली ठोस है, ठीक है। लेकिन अगर रुई को देखा जाए या सोख्ते को देखा जाए या फोम को देखा जाए या रबड़ को देखा जाए तो उसको क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। दबाओगे, ठीक है, दब जाएगा, फिर छोड़ोगे फिर अपनी जगह आ जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का ठोस है, वो अक्रिस्टली के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आएगा? अक्रिस्टली। तो अब हम जानेंगे कि इन ठोसों को क्रिस्टली कहा जाता है और इन ठोसों को अक्रिस्टली कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग कुछ पॉइंट्स से समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, जो पहला हमारा बिंदु रहेगा वो संरचना के आधार पर रहेगा। जो जालक बिंदुओं में अणु आने की जो पैटर्न है, जो तरीका है ना, वो निश्चित होता है, दीर्घ परासारी होता है ना। कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होता है। तो इनका परास होता है, बहुत देर तक एक ही जैसे पाया जाता है। मतलब ऐसे समझिए जैसे हमने बनाया एक ये संरचना बना दी पॉलीगॉन की, ठीक है, ऐसे करके हमने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू कर दिया। तो संरचना अगर हम इसको देखें तो क्या लग रहा है? बनता चला जा रहा है, आराम से बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसी को कहते हैं दीर्घ परासारी। क्या कहते हैं इसको? दीर्घ परासारी। ये क्या हो रहा है? चाहे जितना परास बना दो, है ना, दीर्घ परासारी। कैसा है ये? दीर्घ परासारी। और इसमें क्या है, अगर आगे हम डॉट डॉट कर दें तो आप समझ भी सकते हो, है ना। जबकि इधर क्या होता है, अगर इस वाले पॉइंट में बात करें, ठीक है, तो ये अति परासारी होता है। कैसा होता है? अति परासारी व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये शुरुआत किया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये संरचना मिली, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है, ये संरचना मिली, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से इसको घुमा लिया, ठीक है, मामला गड़बड़ कर दिया हमने, ऐसे बना दिया। आज समझ रहे कि नहीं? यहाँ पे संरचना में परिवर्तन आ गया, ठीक है। ठीक है, संरचना में क्या आ गया? बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो यहाँ संरचना हमें निश्चित प्राप्त नहीं होती है, तो इसकी आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे क्या आएगा। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनके अंदर गुण में देखा जाए तो क्या आएगा बता सकते हो। इसमें कुछ निश्चित नहीं है ना। इसमें पैटर्न क्या है? निश्चित है। दूसरा पॉइंट निश्चित है, निश्चित संरचना, ठीक है ना। और यहाँ कैसे संरचना है? अनिश्चित है ना, अनिश्चित संरचना प्राप्त हो रही है। इनके अंदर का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, क्वथनांक या गलनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित। कि अगर मान लीजिए बर्फ बनना है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध पानी जो होगा वो जम जाएगा, ठीक है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा, बस समझ रहे कि नहीं।
लेकिन अगर इस प्रकार की संरचना तो निश्चित नहीं होता, कहीं पे पहले लूज पड़ जाएगा, कहीं पे बाद में। जैसे मोमबत्ती जल रही होती है तो कहने को बीच में टेढ़ी हो जाती है, लूज हो जाती है। उसका कारण यही है क्योंकि मोम जो है किसके अंतर्गत आता है, आकृष्टली के अंदर आता है, ठीक है ना। वो दिखता तो है मोम ये सॉलिड है, लेकिन वास्तव में वो सॉलिड नहीं होता है। जैसे ग्लास, जब फर्स्ट टाइम ग्लास बनता है तो वो क्रिस्टल होता है, नया नया जो शीशा होता है वो निश्चित होता है, उसके अंदर अणुओं की संरचना निश्चित होती है। लेकिन जब उसका यूज़ कर लेते तो वो गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, तो फिर उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है उनकी व्यवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, और उनकी संरचना गड़बड़ हो जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, अनिश्चितता होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्वथनांक और गलनांक इनके अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है जब गुणों की व्याख्या करोगे तो पूरे सॉलिड के अंदर गुण एक समान पाए जाएंगे, सभी गुण एक समान, है ना। या पूर्ण ठोस के अंतर्गत, पूर्ण ठोस में गुणों में समानता होती है, गुणों में क्या होती है, समानता होती है। यहाँ गुण एक समान नहीं होते, गुणों में विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। बहुत बदलाव, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, कहीं पे कम डेंसिटी है ना, ये चीज़ होता है। इनका घनत्व बिल्कुल निश्चित होता है, इनका घनत्व भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। हमारी बात